अपना वादा पूरा करें और महंगाई को कंट्रोल करें। अगर आप ये नहीं हो सकता तो फिर आप जो डे फर्स्ट से कह रहे हैं कि आपको घबराना नहीं है, तो फिर आप हमें घबराने की इजाज़त दे दें। घबराने की आपको ज़रूरत इसलिए नहीं है कि सारा वक्त हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। नहीं, पहले इतना महंगाई नहीं था, अब हम किसको समझेंगे भाई। खजाना खाली है, आगे दौड़ बोले सही आएगा, पता नहीं हम लोग मर जाएंगे तो सही। दाल लेते हैं तो चीनी नहीं है, चीनी लेते हैं घी नहीं है, क्या करेंगे, कहाँ जाएँ। महंगाई बढ़ती है, चीज़ का दाम बढ़ता है, पेट्रोल का दाम बढ़ता है, तो फिर सब में बढ़ जाता है। खा रहे हैं, लगा रहे, कुछ नहीं है, अवाम बेहाल है, मर रहे हैं लोग। तब्दीली ये हो गई कि सारे जो है गरीब वो मर गए। एक ही हमारा इशू है, वो है महंगाई। यहाँ का पैसा चोरी करके वहाँ ले गए हैं और मुल्क को मकरूज करके छोड़ गए हैं और हमारे ऊपर सारा बोझ गिर गया कि जी आप क्या करें मुल्क। मैं सुबह उठता हूँ, मैं ये नहीं समझता कि मैं कोई ऑफिस जा रहा हूँ, मैं जहाज लड़ने जा रहा होता हूँ। अब मैं इमरान खान हर रोज़ करप्शन की बात करे, लोग तो तंग आ जाए सुन के जी कोई पकड़ा ही नहीं जा रहा, लेकिन इमरान खान अकेला नहीं लड़ सकता। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज 2.5 घंटे तवील लाइव कॉल सेशन में एक मरतबा फिर आवाम से कहा है कि आपने घबराना नहीं है। 2 अप्रैल 2021 को एक कमरे के घर का बिजली का बिल 17,000 रुपए वसूल करने वाला 90,000 रुपए का मकरूज नदीम अपने बीवी और बच्चों को मारकर खुदकुशी करता है और वज़ीर-ए-आज़म से सवाल करता है कि अब नहीं तो कब घबराना है। आटा, चीनी और गोश्त को अशिया जरूरिया की फहरिस्त से निकाल कर भी घर का खर्चा पूरा ना कर सकने वाला सरबराह सवाल करता है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब अब नहीं तो कब घबराना है। बिजली के निर्खों में 1 रुपए 90 पैसे इजाफे के बाद मजीद 5 रुपए 65 पैसे इजाफे की तैयारियों का सुनकर गर्मियों में बिजली और सर्दियों में गैस की बंदिश का सामना करने वाला एक आम शहरी सवाल करता है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब अब नहीं तो कब घबराना है। अदविया की कीमतों में खुशबा इजाफे से परेशान एक जानिब बीमारी और दूसरी जानिब महंगाई से लड़ती अवाम सवाल करती है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब अब नहीं तो कब घबराना है। रमजान में कीमतों को बजाते खुद मॉनिटर करने के वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान के बाद अवाम सवाल करते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब इजाजत हो तो क्या अब थोड़ा सा घबरा लें। प्रोग्राम पाकिस्तान के सवाल में खुशामदीद, मैं हूं सादुल हसन। आज के सवाल में जो पाकिस्तान के हम सवालात आज के प्रोग्राम में हम उठाएंगे और जिन सवालात पर अपने गेस्ट से हम बात भी करेंगे उन पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2.5 साल अवाम को अब तक क्या मिला है। दूसरा सवाल है कि वज़ीर-ए-आज़म की अवाम से बातचीत क्या मसाइल के हल के लिए अमली इक़दामात भी सामने आएंगे। तीसरा सवाल है कि वज़ीर-ए-आज़म का रमजान में महंगाई की मॉनिटरिंग का फैसला, क्या अवाम को कोई रिलीफ मिलेगा इस फैसले से। चौथा सवाल है कि अपोजिशन इत्तेहाद की तवज्जो अपने सियासी एजेंडे की तरफ है, अवामी मसाइल की तर्जुमानी कौन करेगा। जबकि आखिरी सवाल है कि मुल्की मसाइल की असल वजह माफिया, बैड गवर्नेंस या हुकूमत की नाअहली है। ये वो अहम सवालात हैं जिन पर आज के हम प्रोग्राम में इन पर रोशनी डालेंगे और मेहमानों से हम इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इससे पहले के सवालात पर बात करें। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने आज कुछ हिदायत वाज़े तौर पर एक मरतबा फिर से जारी की अवाम को कोविड के SOPs के हवाले से। वो क्या थी, सबसे पहले आपको सुनाते हैं। वो ये जो सबसे आसान चीज़ है मास्क पहनना, ये सबसे मैं ताकीद करता हूँ कि मास्क पहनना शुरू करें। जिधर आप जाएं मास्क पहने, इसका कोई ख़र्चा भी कुछ नहीं है, इससे फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है। वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़े तौर पर कहा कि मास्क पहनना सबसे आसान काम है और सबसे मुफीद ये इस हिदायत पर अमल करके कोविड से बचा जा सकता है। अब क्या ये हिदायत अवाम के लिए थी या फिर वुज़रा के लिए भी ये हिदायत थी, क्योंकि आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में देखा मुख्तलिफ वुज़रा की जानिब से मीडिया टॉक्स की गई, तकारीब से खिताब किया गया, लेकिन क्या उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर अमल किया। ये मनाजिर देख लेते हैं। इन मनाजिर में हमें वाज़े तौर पर नज़र आता है कि मुख्तलिफ हुकूमती वुज़रा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, मीडिया ब्रीफिंग्स की गई, लेकिन मास्क के बगैर की गई।
अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि महंगाई से घबराना है या नहीं घबराना, ये तो हुकूमती पॉलिसीज पर डिपेंड करता है, लेकिन कोरोना एक ऐसी हकीकत है जो मौजूद है। तो क्या कोरोना से घबराना और कोरोना की एसओपीज इख्तियार करना सिर्फ और सिर्फ अवाम का फर्ज है, या फिर क्या वज़ीर आज़म की वाज़े हिदायत पर अमल दरामद वज़ीर आज़म ही की काबीना के हुकूमती वज़रा ने भी करना है या नहीं? ये वो अहम सवाल है जो वज़ीर आज़म को खुद अपने वज़ीरों से भी करना चाहिए कि जब तक अब टीम के खिलाड़ी ही कप्तान की हिदायत पर अमल दरामद नहीं करेंगे, अवाम से किस तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अमल करें। अब बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के अहम इश्यूज़ की जानिब से। जिन सवालात को हमने आज के प्रोग्राम में उठाया उन पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से माइज़ा अमीद साहिबा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी मंजूर साहब। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। फ़ारूक हबीब साहब, जबकि हमें साथ साथ ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब ने भी। मज़हर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले रुख करेंगे फ़ारूक हबीब साहब आपकी जानिब, बगैर किसी तमहीद तवक्कुफ के आटा, घी, चीनी, सब्जियां, दूध, गोश्त रमज़ान में इनकी कीमतों में कितनी कमी होगी? क्योंकि अब खान साहब ने खुद कहा है कि वो मॉनिटर कर रहे हैं कीमतों को रमज़ान में। देखिए, बात यह है कि जितनी भी ये चीज़ें हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं शायद खुर्दनोश के हवाले से, इनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक घी है, जो खास तौर के ऊपर जो दालें हैं इनका ताल्लुक है हमारी जो इंटरनेशनल मार्केट है। 70% दालें हम इम्पोर्ट करते हैं, खुर्दनी तेल सारा बाहर से जो है वो इम्पोर्ट करते हैं, और यकीनन जो है वो आपके इल्म में है कि रुपया तगड़ा हुआ है डॉलर की बनिस्बत, और उससे जो हमारी इम्पोर्ट की जो पैसे हैं वो डॉलर आगे जब महंगा हुआ था तो घी महंगा हुआ, उस वजह से वो नीचे आएंगी उसकी कीमतें, और यकीनन ये रिलीफ जो है वो आवाम को फराहम किया जाएगा। और हम ऐसे इकदाम ले रहे हैं जिससे हम मेक श्योर करें कि अब कीमतें इनकी जो है वो नीचे आएँ, क्योंकि अब पैसे हमारा जो डॉलर है वो रुपये के बनिस्बत जो है वो रुपया 25 रुपये तगड़ा हुआ है। हुकूमती पॉलिसीज़ की वजह से फॉरेन रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ, डॉलर रिजर्व में इजाफा हुआ, जिससे हमारा रुपया ना सिर्फ मुस्तहकम हो रहा है बल्कि उसकी वैल्यू में इजाफा हो रहा है। इसी तरीके से जो जहाँ तक आपने बात की हो रहा है, तो क्या रमजान के अंदर रुपए के मुस्तहकम होने के असरात अवाम तक आएंगे, या फिर दोबारा ये जवाब सुनेंगे कि माफिया मजबूत है और ब्यूरोक्रेसी भी अभी साथ नहीं दे रही? देखें, यकीनन मैंने आपको जो चीज़ें कही हैं ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनके असरात जो हैं वो आवाम को ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स जो है उसके नज़र आएंगे, और इसके ऊपर ही गवर्नमेंट जो है वो अपनी इंटरवीन करेगी और अपनी पावर्स को असर्ट करके इन चीज़ों के रेट्स को, कीमतों को नीचे लेकर आएंगे। जो रिलीफ है वो आवाम को मिलना चाहिए। जहाँ तक रहेगी बात, आपने बात की सब्जियों की बात कर रहे हैं, सब्जियों के हवाले से आपके इल्म में है कि ये हमारा सप्लाई एंड डिमांड का लोकल सिस्टम है, और जो चीज़ की कमी होती है उसकी हमेशा कीमतों में इजाफा होता है, जिस चीज़ की बहुतात होती है उसकी कीमतों में कमी आ जाती है, तो इनके रेट्स ऊपर नीचे जो है वो होते रहते हैं। और महंगाई को काबू पाने के लिए हुकूमत का जो है वो भरपूर फोकस है। जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने बात की, ये सिर्फ मसला जो है वो एक दिन का या 2-2.5 साल का मामला नहीं है। आप देखें तो इस महंगाई में बतदरीज जो है वो इजाफा होता आया है। और अगर आज आप बात करें पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में और PMLN के दौरे हुकूमत के अंदर, उससे पहले चीनी 20 रुपये किलो बिका करती थी, चावल जो है वो 15 रुपये किलो बिका करते थे, इसी तरह घी जो है वो 50 रुपये किलो बिका करता था। 150-250 के ऊपर तो घी ये छोड़ के गए PMLN। आज अगर उसके अंदर डॉलर की कीमत की वजह से इजाफा हुआ या इंटरनेशनल प्राइसेस की वजह से पूरी दुनिया के अंदर कीमतें बढ़ी हैं, तो उसका ब्लेम जो है वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ऊपर नहीं किया जा सकता। हम तो उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बार यह है कि किसान को 300 रुपए गन्ने का रेट मिला है। पहली बार जो है किसान को ब्लैकमेल नहीं कर सकी शुगर मिलें, उसको कैश पेमेंट्स मिली हैं, वरना पहले उसको बीच में मिडल मैन जो है वो जो जिसको हम बोलते थे, जो उसका वजन करने वाला, जिसको हम कंडा पंजाबी में कहते हैं, वही उसका इस्तेसाल कर जाता था, फिर मिल वाले उसका इस्तेसाल करते थे। पेपर इस बार हमने बयानात में तो ये चीजें हमारे सामने आती हैं, लेकिन अमली तौर पर तो लोग खुदकुशी करने पर मजबूर हैं। अमली तौर पर तो लोग आज भी चीनी की कीमत देकर परेशान हो जाते हैं, बिजली के निर्खों में इजाफा हो रहा है। तो इन तमाम तरह के इक़दाम का ग्राउंड पे फायदा कब आएगा? देखें बात यह है कि फिर पूरी चीज को समझने की जरूरत है ना। जो आप आज बिजली की बात कर रहे हैं, तो क्यों नहीं बनाए गए? आप सवाल पूछें ना, आपके साथ नुमाइंदे बैठे हैं। 1967 के बाद इस मुल्क के अंदर डैम क्यों नहीं बनाया? किसने रोका था? किसने इनके हाथ बांधे थे?
आज ये तौफीक इमरान खान को ही अल्लाह का शुक्र है हासिल हुई है कि मोमन डैम वो बना रहा है, दिया मीर भैंसा डैम बना रहा है। 800 मेगावाट बिजली इंशाल्लाह 2025 में मोमन डैम की आपके पास आ जाएगी। 4500 मेगावाट बिजली आपकी दिया मीर भाषा डैम से आएगी, सस्ती बिजली बनेगी। इनको किसने मशवरा दिया था? कौन सा आइंस्टाइन इनका जो है वो मशीर था जिसने 50,000 मेगावाट की महंगी बिजली के सेटअप्स लगवा दिए, महंगे कारखाने लगा दिए, तेल पे, फर्नेस पे, कोयले के ऊपर माहौलियाती आलूदगी भी हो रही है, महंगे बिजली घर भी है, कैपेसिटी पेमेंट्स भी हुकूमत को अदा करना पड़ रही है। उसी के असरात है ना, पूरा सच बोले आवाम को। आज सस्ती बिजली पैदा हो रही हो तो आवाम को सस्ती बिजली मिलेगी। आज इमरान खान तो टीटियां नहीं लगा रहा, जाली अकाउंट्स नहीं बना रहा, इवन फील्ड के माहलात नहीं बना रहा, उसके 5 कैंप ऑफिस नहीं है। हम तो अपने अखराजात को कम कर रहे हैं। हमें इस हालत में जो मईशत सागदार छोड़ के भागे हैं वो किसी और को मिली होती तो आज डॉलर 400 रुपए पे होता। हमने तो इन तमाम चीजों को रोका है, टर्न अराउंड कर दिया है। आज इसी पर हम माइजा मीर साहब से बात कर लेते हैं। माइजा साहबा, हुकूमत में तो जब आप थे वो तो हम आज भी इमरान खान साहब की गुफ्तगू में हमने आज भी सुना कि माजी की हुकूमतों का कसूर है, इसी वजह से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मुश्किलात का सामना है महंगाई में काबू पाने पर। तो जब आप अपोजिशन में हैं अभी, क्या आपसे उम्मीद रखी जाए, अवाम किसी किस्म की उम्मीद रखे? क्योंकि आप लोगों ने तो इत्तेहाद एक बनाया, अब वो भी इख्तलाफात का शिकार हो गया है, तो क्या आप कुछ मदद कर रहे हैं अवाम की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो अभी बात की जा रही है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रादर दैन के PDM के इत्तेहाद की बात की जाए। रमज़ान आने को है और जो महंगाई के हालात हैं वो आपको पता है, अवाम इंटरेस्टेड नहीं है अभी इस वक्त के पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या कर रही हैं। अवाम ज़्यादा इंटरेस्टेड ये है कि उनकी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो जो महंगाई का शिकार हैं वो लोग, और जो ख़ुदकुशियाँ हो रही हैं ये पिछली हुकूमत में नहीं हो रही थी, जो इन हुकूमत में हो रही हैं। फ़ारूक हबीब साहब को ग्राउंड रियलिटीज़ का पता होना चाहिए। ये अवामी नुमाइंदे हैं। ये कहना कि सब अच्छा है और पिछली हुकूमतों के ऊपर ब्लेम करना ये बड़ा आसान काम है। सच्चाई को फेस करें। एक रियलिटी है कि आपने महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी है। आपने जो बिजली है वो 3.7 पर यूनिट पे छोड़ के, PMLN जो है 3.7 पे छोड़ के की थी, आपने मतलब इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर चीज़ में अगर गुर्बत की जो देखी जाए शरह, तो हम लोग 3.9 पे छोड़ के गए थे, आपने 15% बढ़ा दी। तो ये हालात हैं आपके। आप कह रहे हैं कि जी किसान को हमने मिडल मैन से बचा लिया। किसान तो रो रहा है, आपने जो इनपुट कॉस्ट है, जो DAP है, खाद है या दीगर चीज़ें हैं, वो इतनी महंगी कर दी हैं। वो बेचारा जिस बेचारे ने प्रॉफिट कमाना है उसने किस तरह प्रॉफिट कमाना है। तीसरी बात ये है कि देखें, आप जो चीनी और आटे की बात करते हैं, चीनी और आटा जो है 52 का छोड़ के गई PMLN, और 35 का आटा छोड़ के गई, 52 की चीनी छोड़ के गई। अब बताएं कितने की आटा और कितना की चीनी है? ये बेसिक ज़रूरत है एक आम आदमी के घर की। अब आप अगर तनख्वाहों पे आ जाएं तो तनख्वाहें जो हैं वो आप बढ़ा नहीं रहे, ऊपर से जो खर्चा है लोगों का उतने का उतना ही है, तो फिर लोगों ने तो जो है खुदकुशियां करनी है ना। लेकिन आज वज़ीर आज़म तो अपने आप को आग आपके दौर में भी लगाई, चीनी आपके दौर में भी नायाब हुई, फिर आटे की कीमत में आपके दौर में भी इजाफा हुआ, तो महंगाई तो बतदरीज उस दौर में ही बढ़ना शुरू हो गई। देखिए, महंगाई बढ़ना एक और बात होती है, एक होती है मिस गवर्नेंस, करप्शन, और उसकी वजह से जो है अवाम की जेबों से पैसे निकालना। अब जो चीनी जो है जिसमें आर्टिफिशियल शॉर्टेज हुई और जिसकी वजह से अवाम को जो है अवाम की जेबों से इतने अरबों रुपए गए, मुझे ये बता देना कि वो जो है वो उनका कौन हिसाब देगा? कौन जो है आटे की जो चोरी हुई है उसका कौन हिसाब देगा? कोई भी हिसाब देने को तैयार नहीं है। और इमरान खान साहब बड़े कन्वीनियंटली कह देते हैं जी कि मैं तो 2 टोपियां कभी पहन लेते हैं, कभी कहते हैं कि मैं मुझे गवर्नेंस नहीं आती, कभी कहते हैं मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। मुझे ये बताएं कि इसमें अवाम का क्या कसूर है कि आपका एक्सपीरियंस नहीं है? इसमें अवाम का क्या कसूर है कि आपको गवर्नेंस का इशू है? इसमें अवाम का क्या कसूर है कि आपको ये नहीं पता था कि इंडिया पाकिस्तान ट्रेड करने जा रहा है? मुझे आप ये बताएं कि इसमें अवाम का कोई कसूर होता है, बता दें कि अवाम का सवाल ये कसूर हो सकता है कि उन्होंने वोट आपको दिया। चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, जब PDM की शक्ल में एक मजबूत मुत्तहिद अपोजिशन मौजूद थी तो हमें नज़र आता था, वो जाहिर लगता था कि गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा कंसर्न होता है अपोजिशन के पॉलिसी से या जलसों से भी। अब बज़ाहिर उसमें भी इख्तलाफात हैं, तो क्या अब ओपन फील्ड में हुकूमत रिलीफ दे देगी अवाम को, महंगाई में कमी कर पाएगी? देखिए, ये सिर्फ अपोजिशन का तो रोल है कि वो बताए
कि हुकूमत क्या गलत कर रही है और क्या उसे करना चाहिए, सजेस्टिव भी होना चाहिए। बाकी करना तो जो वक्त की हुकूमत होती है उसी में होता है। आम आदमी जो है उसकी 3-4 चीजों में सारा 80 से 90% उसका चला जाता है। एक, आटा, चीनी, घी, बिजली का बिल, ये आम आदमी के 3-4 इश्यूज हैं। दाल सब्जी उसने खानी होती है। अगर वो सारी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, यानी 52 से चीनी उठाकर आप 115 पे ले जाए, आटा 35 से आप कोई 70 से भी ज्यादा पे ले जाए, 75-80 अब तो सुना है कोई कोई पता नहीं कितने का बिक रहा है। और अगर आप 140 से उठाकर जो खाने का आम तेल है उसको 280 पे ले जाए, बिजली को आप डबल से भी ज्यादा महंगी कर दें, तो आम आदमी क्या करेगा, कहाँ से लाएगा? रिसोर्सेज है नहीं, रिसोर्सेज उतने कुछ नहीं, और फिर किसी चीज का इल्म नहीं है। मसलन आज फिर इमरान खान साहब फरमा रहे थे कि हमने 35,000 अरब कर्जा अदा कर दिया। ये आप जब आए आप कहते थे 30,000 अरब कर्जा है, 30,000 अरब पे आप 35,000 अरब कर्जा कैसे अदा कर सकते हैं? यानी इन्हें खुद नहीं पता कि वो क्या कह रहे हैं। रही बात, देखें पीडीएम जो है वो एक अलायंस है, अलायंसेस के अंदर इख्तलाफ राय ये होते रहते हैं। क्या हुकूमती इत्तेहाद के अंदर इख्तलाफात नहीं है? हुकूमती इत्तेहाद ने इस वक्त जो तकरीरें की खालिद मकबूल सिद्दीकी ने, जो तकरीर की डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने जीडीए की तरफ से, लेकिन चौधरी साहब अब तो बराह रास्त ये इल्जाम है कि हुकूमत को सपोर्ट कर रही हैं जमातें, तो अब तो नोटिस की तरफ बात चली गई है। ये कौन सपोर्ट कर रहा है हुकूमत को? इस हुकूमत को ये हुकूमत खुद नहीं सपोर्ट कर रही थी, इसको कोई और दूसरा क्या? ठीक है, साथ ही पीडीएम पर भी हम आपसे भी बात करेंगे। मजहर साहब से हम उनकी राय जानना चाहेंगे। मजहर साहब, आज एक बार फिर से खान साहब ने अवाम को कहा है कि घबराना अभी नहीं है, तो क्या अवाम को उम्मीद पकड़नी चाहिए? खान साहब कर पाएंगे महंगाई को काबू रमजान के अंदर, या फिर घबराना चाहिए अवाम को? अब कुछ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं अभी फर्रुख की भी और बाकी साथियों की भी बातें सुन रहा था। मेरा ख्याल है सलूशन कोई नहीं दे रहा कि अगर महंगाई है तो महंगाई को कैसे कंट्रोल करें। और आवाम की सतह पे भी अगर हम देखें, महंगाई जितनी भी होती है, क्या हम रुकते हैं कोई चीज़ ख़रीदने से? हम नहीं रुकते। हम बहस करते हैं उससे, और उसके बाद उसी कीमत पे, जिस कीमत पे वो दे रहा होता है, उसी कीमत पे हम उसे ख़रीद लेते हैं। 2-3 इम्पॉर्टेंट बातें प्राइम मिनिस्टर ने आज की, और ये अच्छा है, ये सिलसिला जारी रखना चाहिए गुफ्तगू का अवाम के साथ। एक ये कि माफिया का हम सालों साल से सुन रहे हैं जी, पिछले 3 साल से भी सुन रहे हैं, उससे पहले भी सुनते रहे हैं। मुझे लगा ये उनकी बातचीत से कि जैसे वो माफिया के आगे बेबस नज़र आ रहे हैं। उन्होंने कहीं अदलिया की तरफ इशारा किया, कहीं दूसरी तरफ इशारा किया, और लड़ने की ज़रूर उन्होंने बात की कि हम लड़ते रहेंगे, लेकिन उस माफिया से निमटना कैसे, वो उस फ्रंट पे मुझे वो थोड़े से बेबस नज़र आए। अब नैब अगर अच्छे मुकदमात बना रही है तो अच्छे नताइज क्यों नहीं आ रहे? बिल्कुल ठीक है, ये एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है। वज़ीर आज़म अननेसेसरी नैब को डिफेंड ना करें, इसलिए कि नैब सही केसेस नहीं बना रही। अगर सही केसेस बना रहे होते, अगर सही प्रोसिक्यूशन हो रही होती, तो नताइज मुख्तलिफ होते। प्रॉब्लम यहीं आ रही है। फिर महंगाई के हवाले से उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बात की, और ये मैं उससे पहले कई मरतबा कह चुका हूँ कि महंगाई एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामियों की वजह से भी होती है। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, और मैंने पहले भी ये बात की थी कि जो यहाँ आर्टिफिशियल महंगाई होती है उसमें फूड इंस्पेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, दवाओं की कीमतें जो महंगी होती हैं उसमें ड्रग इंस्पेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। आप मुझे बताएं, और अब भी मैं देखूंगा कि अभी वज़ीर आज़म ने तकरीर की है, पिछले अभी जो रमज़ान आ रहा है उसमें कितने फूड इंस्पेक्टर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है, कितने ड्रग इंस्पेक्टर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है। अगर आप कोरोना पे दुकानें सील कर सकते हैं, तो जो लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, जो लोग महंगी चीज़ें बेच रहे हैं, क्या उनकी दुकानें सील होंगी? क्या उनके खिलाफ? क्योंकि ये जो जुर्माना होता है ना, ये जुर्माना भी तय कर लिया जाता है। ये जो चीज़ होती है, जो इंटरनल चीज़ें होती हैं, मैकेनिज्म, अब 3 साल बाद
अगर यही चीज है कि 3 साल में आप ये नहीं बता पा रहे कि आपने उस माफिया के खिलाफ कार्रवाई क्या की जिसको आप माफिया कह रहे हैं, तो अगर 3 साल में आप बेबस नजर आ रहे हैं और कोई मुझे आगे की उम्मीद नहीं दे रहे कि इनके खिलाफ लड़ेंगे तो कैसे लड़ेंगे। और ये बात ठीक है प्राइम मिनिस्टर की कि जी अवाम मिलके लड़ते हैं, लेकिन अवाम को कॉन्फिडेंस कौन देता है, अवाम को एतमाद कौन देता है, अवाम को साथ लेकर चलने की बात कौन करता है। और उसके लिए मैं ये देखता हूँ, अब आपने अगर फाइनेंशियल पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की फाइनेंशियल पॉलिसियों पर तनकीद की, तो आज जो आपने इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल तश्कील दी है उसका ज़रा जायज़ा ले लें। क्या उसमें वही लोग शामिल नहीं है जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौर में थे? वही फाइनेंशियल टीम है, वही आपके कैबिनेट के आधे लोग वही लोग हैं, तो फिर आप चीज़ें कैसे बेहतर करेंगे? ये मेरी समझ में नहीं आई बात। ठीक है, ये वही तनकीद है जो शुरू से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की गवर्नमेंट और कैबिनेट पे हो रही है कि पुराने चेहरों के साथ नई पॉलिसीज को किस तरह से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। हमारे साथ पैनल मौजूद है और यहाँ पर हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इस पर बात करेंगे जो आज खान साहब ने अदलिया के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, अपने एहतसाब के मिशन में अकेलेपन के भी जिस तहफ़्फ़ुज़ का इजहार किया, तो क्या वाकई उनकी टोन में बेबसी है जिस पर घबराने की ज़रूरत है या फिर उम्मीद की किरण नजर आती है? ब्रेक से वापस आकर इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। फरूख हबीब साहब, एक बार फिर से आपसे ज़रा, चूंकि आज बातचीत काफ़ी चल रही है, खान साहब ने दोबारा ज़रा ना घबराने का कहा है, तो क्या कभी काबीना में भी उन्होंने पोर्टफोलियोज चेंज करते हुए कलमदान वापस लेते हुए वजीर को कहा है कि ना घबराएं? और वैसे आप लोग खुद ज़ाती तौर पर काबीना में कितना कुछ घबरा रहे हैं मौजूदा हालात को देखकर? देखिए, बात यह है कि इस मुल्क को जब हमें हुकूमत मिली है तो आप चैलेंजेस का पहाड़ देखें ना। आज जो लोग हम पे बैठ के तनकीद कर रहे हैं ये दावेदार हैं जी हम मुल्क ठीक करेंगे, तो भाई 40 साल से आप लोग इक़्तिदार में थे, 3 बार आप हुकूमत के अंदर आ चुके हैं, तो मुल्क को खराब फिर किसने किया अगर ठीक आप करेंगे? खराब करने वाले भी आप हैं ना। जो बुनियादी चीजें हैं वो आज हमें महंगाई आज लोगों को आपने आटा चीनी दाल घी की फिक्र में डाला हुआ है। आप हकीकत ये बताएं कि आपने इस मुल्क के अंदर वेल्थ क्रिएशन कितनी की, इस मुल्क का टैक्स का निजाम कितना ठीक किया, आप इस मुल्क के अंदर जो है वो कितने आपने गैस के कुएं जो है वो दरियाफ्त कर लिए थे जो आज अवाम के लिए आसानियां पैदा करके जाए होते। हेल्थ का निजाम कितना ठीक करके गए, हेल्थ के निजाम कितना बुरा करके गए कि आपका अपना इलाज पाकिस्तान के अंदर नहीं हो सकता। इनकी लीडर बयान देती है छोटी सी सर्जरी मैंने करवानी है लंदन से करवाऊंगी। नवाज शरीफ साहब भी लंदन गए हुए हैं, वो भी वापस नहीं आए। 2.5 साल आपकी हुकूमत को हो गए हैं, तो अब क्या अगले मजीद 2.5 साल भी या क्या अभी भी यही सुनेंगे कि माजी की हुकूमतों ने ये किया? आप क्या कब करेंगे? एक मिनट प्लीज सुन ले, जरा सुन ले। मैं वो आपके सामने सूरत हाल रख रहा हूँ, आप सवाल पूछें, आप हक बजाने में हम आपको जवाब देंगे। लेकिन मैं बात उन लोगों की कर रहा हूँ, वो लोग जब परफॉर्मेंस की बात करें तो फिर वो क़यामत की निशानियां नजर आती हैं कि इन्होंने किया क्या इस मुल्क के साथ। हर जगह के ऊपर माइंस बिछा के जहां पाव रखो वहां पर नई बारूदी सुरंग निकल आती है। आज हमें 9 अरब डॉलर पे रिजर्व मिले थे, आज आपके रिजर्व जो है वो 21 अरब डॉलर के ऊपर है। करंट अकाउंट डेफिसिट 20 अरब डॉलर का हमने सरप्लस कर दिया। आज लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में थी, आज एक्सपोर्ट्स के अंदर पिछले 10 साल रिकॉर्ड टूट गया। पिछले 8 माह से 2.5 अरब डॉलर से ऊपर की एक्सपोर्ट्स जा रही हैं, फॉरेन रेमिटेंसेज आ रही हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारी जो इक्विटी मार्केट है उसके अंदर। एक मिनट प्लीज भाई, आवाम को मिला क्या? अभी भाई क्या मिल सुन रहा है ना यार, आप सुन नहीं ना रहे, आप सुन ले, जो मुझे एक्सप्लेन कर लेने देना अपनी बात को। आप अगर सवालात इतने करना चाहते हैं तो फिर 20-35 मिनट के शो में आपकी ठीक है, ये खान साहब जरा मुझे बता लें, सुनते हैं अवाम को क्या? नहीं, हर तकरीर नहीं है, ये हकीकत है भाई, ये अवाम के लिए ये हकीकत है। आप देखें मैशियत चलेगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, रोजगार क्रिएट हो रहा है। आज आप 10 लाख रुपए इंश्योरेंस के लिए इमरान खान हेल्थ कार्ड लेकर आया लोगों के लिए। आज इमरान खान ने पाबंद बनाया 340 अरब रुपए का कर्जे देने जा रहे हैं आसान शराइत पे। वो शख्स जो 10,000 रुपया किराए पे रहता है वो 6,000 रुपया महाना किस्त दे के अपने घर का मालिक बन जाएगा। ये इकदाम भी तो इमरान खान कर रहा है ना। रोटी कपड़ा मकान का नारा तो पीपल्स पार्टी ने लगाया था, पूरा कर देते। क्या मिली लोगों को छत? क्या लोगों को रोटी मिल गई? आज भी इस मुल्क के अंदर क्या पीपल्स पार्टी गुर्बत खत्म करके गई थी?
या उसमें इजाफा करके गई थी? आज हम इन चैलेंजेस से नंबर आजमा हैं, वही वजीर आजम साहब बार बार बात करते हैं। 2.5 साल गुजरे हैं, अब हमने चीजों को स्ट्रीमलाइन किया है। आइंदा आने वाले 5 साल में इंशाल्लाह जो अगले 2.5 साल है, हम पाकिस्तान की जो मैशियत स्ट्रांग हो रही है, दो सिमत में जा रहे हैं, हालात इंशाल्लाह बेहतर हों। ठीक है, माइजा अमीन साहबा, ऑपोजिशन की एक तनकीद खान साहब पर यह भी थी कि सिलेक्टिव जस्टिस होता है और हुकूमत जो है वो इंटरफेयर करती है ऑपोजिशन के खिलाफ मुकदमात को मजीद चलाने में। तो आज तो खान साहब ने कहा है कि अदलिया ने मियाँ साहब को जाने दिया, फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं एहतसाब करना चाहता हूँ लेकिन अकेला कुछ नहीं कर सकता। तो मतलब इदारे तो आज़ाद हैं, हुकूमत का तो कोई जोर नहीं है उन पर। देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, जो फ़ारूक हबीब मेरे भाई साहब जो हैं उसको एड्रेस नहीं कर रहे, और मेरा ख्याल है कि जो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो भी इस चीज़ को एड्रेस नहीं कर रहे, वो है अवाम की प्रॉब्लम। ये बहुत से नवाज शरीफ के अंदर जो है ये नहीं सोच रहे कि आम अवाम जो है वो किस मुश्किल से अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें ख़रीद रही है। अभी मज़हर अब्बास साहब ने कहा कि शायद हम क्या अवाम रुक नहीं सकती चीज़ें ख़रीदना। देखें, जो चीज़ें एसेंशियल आइटम्स हैं, जिनको एसेंशियल आइटम्स जो आम जो लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल ना करें, तो ये कोई वो आइटम्स नहीं है जो लग्जरी आइटम्स हैं। ये तो एसेंशियल आइटम्स हैं जो आम आदमी ने अपने बच्चे को खिलाने हैं, खाने में चीज़ें डलने वाली हैं। आटा, चीनी, मिर्चें, दालें, सब्जियां, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये अगर आप महंगी कर रहे हैं तो उसमें देखें, आप अगर लोगों को आप और मैं जाके आम आवाम को आज कहते हैं कि रेमिटेंस बढ़ गई है, आज आप अवाम को कह देते हैं टैक्स बेस बढ़ गई। अवाम को इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ में। अवाम को इंटरेस्ट है कि आज दाल, चीनी, ये सब कुछ सस्ता किया जाए। अभी पंजाब में जिस तरह ये भी कहा जा रहा है कि अगर इन्होंने आर्टिफिशियल शॉर्टेज की है तो कौन से अफसरान को इन्होंने जो है मुअत्तल किया है। शहबाज शरीफ साहब तो अफसरान को मुअत्तल कर देते थे। 500 कोविड की मेडिसिन ज़ाया हुई हैं, वैक्सीनेशन ज़ाया हुई है, जो 600 लेकिन वजीर तो अपने तब्दील कर रहे हैं ना। सुन लेना, 1200 जो है पता नहीं 1200 वैक्सीन जो है वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। किसी ने एक्शन नहीं लिया, किसी को पता नहीं है कि जो है सारा पंजाब सो रहा है। तीसरी बात, इंक्वायरी शुरू होगी है सर्विसेज देखें, उसकी इंक्वायरी का एंड तो बताएं ना मुझे। और सर्विसेज अस्पताल में नहीं हुई, बहुत से अस्पतालों में हुई है। इट इज नॉट वन हॉस्पिटल। ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, और क्रिमिनल नेग्लिजेंस जो है ये अवाम के साथ हो रही है। ये ठीक है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, देखें, जिस तरह जो कह रहे हैं कि जो अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, अब नैब की बात कर लेते हैं। नैब जो है इनके अपने गले पड़ी हुई है। IPPs का इशू हो जाए, ये कोविड वैक्सीन का इशू हो जाए, डेवलपमेंट फंड का इशू हो जाए, कोई अफसर जो है कोई फाइल पे साइन करने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं हमें नैब पकड़ लेगी। आप अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं। भावलपुर में आपने DG नैब को ट्रांसफर कर दिया क्योंकि 7 लोगों पे DG नैब ने, 1 मिनट जी मुझे खत्म कर लेते हैं। DG नैब ने इनके साथ MNAs के ऊपर हाथ, MPA MNAs के ऊपर हाथ लगाया, उन्होंने उनकी ट्रांसफर करा दी फौरी तौर पे। तो आप मुझे बताएं, यहाँ पे ना तो इंसाफ मिल रहा है, ना ही कोई किसी को सस्ती जो है अशिया मिल रही हैं। जो पिछली हुकूमत दे के गई थी उससे तो हम दोबारा भी आपसे मैं इस पर बात करूंगा। क्रैश लैंडिंग कर रहे हैं। अवाम को कितना फायदा मिल रहा है, अवाम को कितना फायदा मिलेगा। चौधरी मंजूर साहब, जब PDM ने महंगाई का नारा लगाया था तो लग रहा था कि शायद कुछ अवाम की उम्मीदें उनके साथ वाबस्ता हैं, लेकिन फिर आप लोगों ने तो आपस में इख्तिलाफात में पड़ गए। तो क्या अब खान साहब को घबराने देने के लिए आप नून लीग से हाथ मिलाएंगे, दोबारा से मुत्तहिद होगी PDM? देखिए, ये एक इशू है जिसमें इख्तिलाफ राय मौजूद है। मुख्तलिफ इशूज के ऊपर हम ये समझ रहे थे कि जो पॉलिसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है विद इन द पार्लियामेंट वो कामयाब हो रही थी। ज़िमनी इलेक्शंस के अंदर कामयाब हुए, हम सेनेट के इलेक्शन में कामयाब हुए, आगे भी कामयाबी की तरफ जा रही थी। हमें नहीं पता कहाँ से ये इस्तीफे नत्ती कर दिए गए। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि देखें, मैं अभी मज़हर साहब बैठे हैं, इमरान खान ने कहा था कि 90 दिन में करप्शन खत्म करूंगा। 100 दिन का इनका प्रोग्राम था। फिर उन्होंने कहा कि मैं 6 महीने मुझे दे दें, 6 महीने के बाद इस मुल्क में जो कुछ होगा उसका जिम्मेदार मैं हूं। अब अगर फारूक हबीब साहब से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक अगर ये कहते हैं कि ये पिछली हुकूमतों का गुनाह है, तो इसका मतलब आप अपने 2.5 साल की जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेने के लिए तैयार नहीं है। इन्होंने कहा था पहले साल 8,000 अरब कर्जा जो है वो रेवेन्यू पर लेकर जाएंगे, ये उसका आधा भी नहीं कर सके। हमें 1,000 अरब की इकोनॉमी मिली थी, हम 2,000 पे छोड़ के गए थे।
हमें 19 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स मिली थी, हम 25.5 पे छोड़ के गए थे। ये मुल्क इनसिक्योरिटी थी, लाहौर में आटे की तकसीम पे झगड़े करके 3 बंदे मर गए थे, हम फूड सिक्योरिटी का मुल्क छोड़ के गए थे। ये बताए ना इन्होंने 2.5 साल में किया क्या है। और अपनी रिस्पॉन्स करप्शन और बढ़ गई है, आपका पासपोर्ट को इज्जत देनी थी उसकी और गिरावट हो गई है, आपके कर्जे और बढ़ गए हैं, आपने महंगाई में और इजाफा कर दिया है। मतलब आपने किया क्या, बता दें कि हमने ये किया। हालत ये आप लोगों की कि आपका ये सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर 34 मुल्कों में बुलाया नहीं जाता क्लाइमेट चेंज पे, और वो खुद को अपने आप ही घर में चौधरी मंजूर साहब, इस और उसको कहना पड़ता है कि मुझे बुलाएं। आप लोग मुत्तहिद दोबारा होंगे, हालत है, हाथ मिलाएंगे दोबारा आप जी? आप लोग दोबारा नून लीग से हाथ मिलाएंगे ताकि पीडीएम की मूवमेंट आगे हाथ ना मिलाने का सवाल नहीं। ये देखें, डिफरेंसेस जो होते हैं उनको अल्टीमेटली आप बैठकर डायलॉग के जरिए खत्म करते हैं। ठीक है, कुछ इश्यूज हैं जैसे कराची का इलेक्शन है जिसकी वजह से नून लीग प्रेशर बढ़ा रही है। हमारी मीटिंग थी क्योंकि कल अजलास आ गए दोनों, उसकी वजह से मीटिंग कैंसिल हुई है, तो दोबारा जल्दी मीटिंग होगी, उसमें हम फैसला करेंगे। हम कोई एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, लेकिन हुकूमत भी दुश्मन नहीं है, लेकिन जो हुकूमत ने जो वादे किए थे, खुद से ऐद किए थे, लोगों से पैमान किए थे, वो सारे के सारे झूठे निकले। और जब झूठे झूठों को जितनी जल्दी ये दो बातें किया जाए चाहेंगे कि एक तो ये बताइएगा कि मौजूदा सूरत हाल में क्या पीपल्स पार्टी PMLN PDM के अंदर क्या पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चली गई हैं या वापस आती नजर आ रही हैं, और दूसरा ये भी बताइएगा कि जो तमाम तरह इकदाम फरूख हबीब साहब भी गिनवा रहे हैं जिसमें कर्जे भी दिए जा रहे हैं, घरों के लिए भी, और पनागाहें भी बनाई जा रही हैं, क्या ग्रास रूट लेवल पे अवाम को इनका रिलीफ मिलेगा या मिल रहा है अभी? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि हेल्थ कार्ड का फ़ायदा होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैंने खैबर पख्तूनख्वा में भी लोगों से बात की है, मैंने पंजाब में भी लोगों से बात की है। ये अगर सही मानों में इन्फोर्स होता है तो इसका फ़ायदा होता है, जिस तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का फ़ायदा होता है। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, इसमें कोई शक नहीं। इसी तरह लो कॉस्ट हाउसिंग में हम देखेंगे आगे जब इन्फोर्स होगी तो किस तरह, लेकिन इनिशिएटिव अच्छा है क्योंकि जनरली आपको एक आम आदमी को, एक लोअर मिडिल क्लास आदमी को इन चीज़ों का फ़ायदा होता है, रिलीफ मिलता है उसको कम से कम। अब वो महंगाई बहुत और ज़्यादा बढ़ती जाती है तो वो, लेकिन ये मेरे अपनी ख्याल में इससे ज़्यादा बेहतर चीज़ ये होती कि आप उनको रोज़गार के ज़राए पैदा करें, क्योंकि सिर्फ पैसे देने से काफ़ी नहीं होता, रोज़गार के ज़राए असल चीज़ होती है ताकि वो सस्टेनेबल हो। दूसरी बात ये कि क्यों ये फ़रूख हबीब साहब जब बात कर रहे हैं तो माजी के हुक्मरानों को तो जब माजी में उनकी अकाउंटेबिलिटी हुई, उनसे पूछा गया, सवाल किए गए और फिर लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया। आपसे इसलिए तवक्को ज़्यादा लोगों को थी क्योंकि आपने ये कहा था कि आप सारा प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, आपने ये कहा था कि आपकी तैयारी मुकम्मल है, आपने ये कहा था कि आपकी टीमों ने पूरी पॉलिसीज बनाई हुई हैं। तो लोगों ने यही तवक्को की थी कि जब आप इख्तिदार में आएंगे तो फिर रिफॉर्म्स फौरी तौर पे होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन पता ये चला कि उसके बाद फिर आपने कमेटीज बनानी शुरू कर दी कि अब ये कमेटी ये रिफॉर्म्स करेगी, और वो कन्फ्यूजन नज़र आया जब आपने अपना रीशफल बार बार किया। आपने पंजाब में इतना रीशफल किया कि पंजाब में अब ठहर ही नहीं पाती एडमिनिस्ट्रेशन, उन्हें पता ही नहीं चलता। तो ये जो फ्लॉज हैं पिछले 2.5-3 साल के, ये फ्लॉज प्योरली पीटीआई की गवर्नमेंट के हैं। ठीक है, इन चीज़ों को आप लोगों की तवक्को, जहाँ तक पीडीएम का ताल्लुक है, देखिए आज भी बिलावल भुट्टो वक्त चुके कम है, तो यहाँ पर ये भी जरा बता दीजिएगा कि क्या काबीना में कोई तब्दीलियां आप देख रहे हैं, क्योंकि ये भी इतलात हैं कि शफल होगा। इसके बाद फिर मैं फरूख हबीब साहब से भी इस पर बात करूंगा। काबीना में तब्दीली मेरे लिहाज से रीशफल मसले का हल नहीं होता। या तो आप फिर नए चेहरे लेकर आएँ, नए लोगों को इनिशिएटिव्स दें। आपने देख लिया इन सारे, एक मिनिस्ट्री से हटा के एक मिनिस्टर को दूसरी मिनिस्ट्री देना, मतलब ये कि वहां नाकाम हुआ इसीलिए तो आप तब्दील कर रहे हैं। उसको हटाएं, किसी नए आदमी को लाएं, नए लोगों को लाना चाहिए, नए लोगों को रिस्पांसिबिलिटी देनी चाहिए। तो मुख्तसर जवाब आपसे चाहेंगे, क्या कोई मजीद तब्दीलियां काबीना में इस आने वाले हफ्ते में मुतवक्के हैं? नए चेहरे सामने आ रहे हैं कोई? देखिए, अभी बात यह है, अभी मदर साहब ने जो बात की, मैं थोड़ा उस पर भी बात करना चाह रहा हूँ। इन्होंने बात की कि नौकरियों के जराए पैदा करें। देखिए, मामला ये है कि पूरी दुनिया के अंदर जब किसी जगह के ऊपर रिसेशन आता है, आप सिंगापुर की मिसाल उठा के देख लें, आप यूएस की मिसाल उठा के देख लें, ऐसी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं कि वहां पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को चलाया जाता है। कमी है, तो इस पे जरा आप जवाब दीजिएगा। आज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, सुन लेना, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पूरी अपने जोरों शोर से चल रही है।
रोजगार के नए मौके पैदा हो रहे हैं। स्टेट बैंक 500 अरब रुपए की टफ की फैसिलिटी लेकर आया। मैं फैसलाबाद में बैठा हूं, यहाँ पर हर फैक्ट्री में एक्सपेंशन कम है। तो मैं माइजा साहिबा से भी इस पे बात करना चाहूंगा। माइजा साहिबा, आप लोग कहते हैं कि जी गवर्नमेंट कर पाती नहीं है, एबिलिटी नहीं है। अब वजीर तब्दील करना इस बात का सबूत है कि कंसर्न तो है ना कि कुछ ना कुछ करना है, कोई इकदाम करने हैं, नजर आ रहे हैं वो? बहुत बड़ा सबूत है जी। 4 मिनिस्टर चेंज हो चुके हैं फाइनेंस के, आपको सामने नज़र आ रहा है। और जो मिनिस्ट्रियाँ चेंज होंगी उसमें क्या होगा, आगे पीछे हो जाएंगी म्यूज़िकल चेयर जिस तरह होती हैं। कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह वही लोग होंगे इर्द गिर्द सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के। 4 मिनिस्टर 2.5 ईयर्स में चेंज करना, इसका मतलब है कि आपके पास कोई टीम भी नहीं है और ना ही आपके पास। ठीक है माजिद साहब, यही सवाल लेके चौधरी मंजूर साहब आपसे भी बात करेंगे। टीम तब्दील करना क्या इस बात का सबूत है कि काम नहीं कर सकते, या काम करने का सबूत है ये? इस हुकूमत के पास ना कोई विजन है, ना कोई पॉलिसी है, ना कोई प्लानिंग है, और ना ही तब्दीलियों से कुछ फर्क पड़ने वाला है। ये फेल हो चुके हैं, मुकम्मल तौर पर फेल हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी मंजूर साहब, माइजा फारूक हबीब साहब और मसर अब्बास साहब हमारे साथ आप मौजूद थे। सवाल सिर्फ ये है कि वो वक्त कब आएगा जब अवाम वाकई में घबराना बंद करेगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।